CH-207 फैलती हुई महामारी स्वपन नगरी की सिटी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक लड़का एक्साइटेड होकर चिल्लाया, भाई क्या तुम सच कह रहे हो? यार मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ। इस मिशन पर सिर्फ वो लोग ही जा सकते हैं जो अभी एनफोर्समेंट यूनियन के टेस्ट दे रहे हैं। जैसे ही मुझे अपने सीनियर से पता चला मैंने तुम्हारा नाम उसमें डलवा दिया। फ़ोन से आवाज़ आए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मैं हमेशा से मैजिक कोर्ट जाना चाहता था। भले ही वो लोग सिर्फ मेरा टेस्ट लेंगे लेकिन उसकी वजह से मुझे यहाँ सीनियर कैंपस में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, रिसित ने एक्साइटेड होकर कहा। यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है। मैंने सुना है अगर तुम इस टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करोगे तो तुम्हें डायरेक्ट मैजिक कोर्ट का मेंबर बना दिया जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी के तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएंगे, फ़ोन पर बात कर रहे आदमी ने कहा। वाह, ये तो सच में बहुत बड़ा मौका है। भाई आखिर हमें कौन सा मिशन पूरा करना होगा? रिसित ने पूछा। देखो अभी तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ शायद उस विराट काले सांप को लेकर है। अभी मुझसे ज़्यादा सवाल मत पूछो, मैं भी अभी एक इंटर्न ही हूँ। तुम जानते ही हो तुम्हारा नाम डालने में मैंने कितने पापड़ बेले हैं, फ़ोन पर बात कर रहे आदमी ने कहा। हाँ हाँ ठीक है भाई, मैं वहाँ जल्दी आ जाऊँगा, रिसित ने खुश होकर कहा। इतनी आसानी से मैजिक कोर्ट का मेंबर बन जाना मानो किसी लॉटरी लगने जैसा था। मेंबर बनने से रिसित को एक एडवांस मैजिशियन बनने में एनफोर्समेंट यूनियन से पूरा सपोर्ट मिलता। रिसित तुम कहाँ जा रहे हो? किसी ने पूछा। मुझे एनफोर्समेंट यूनियन के लिए एक मिशन पूरा करने के लिए बुलाया गया है, रिसित ने गर्व के साथ कहा। बकवास, तुम्हारा तो टेस्ट होना था ना। हाँ, स्टूडेंट्स के सामने वो बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अभी मैजिक कोर्ट के मेंबर बनने से बहुत दूर हो और वो लोग अभी तुम्हें एक मिशन पर क्यों भेजेंगे? एक ब्राउन बालों वाले लड़के ने उससे पूछा। देखो मैं तुम्हें सिर्फ अभी इतना ही बता सकता हूँ कि अगर ये मिशन पूरा हो गया तो मुझे एक इंटर्न बना दिया जाएगा और अगर मेरी किस्मत ज़्यादा अच्छी हुई तो एक ऑफिशियल मेंबर भी। फिर देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में कौन मुझसे पंगा लेता है, रिसित ने पूरे ताव में कहा। क्या तुम सच कह रहे हो? उस लड़के ने फिर से रिसित से पूछा। और नहीं तो क्या, रिसित ने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। उधर शहर से बाहर निकलने के बाद भी आरव ने अपने समंड बीस्ट यानी कि चीता को नहीं बुलाया क्योंकि वो किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचना नहीं चाहता था। इसीलिए वो और मीरा पैदल ही चल रहे थे। जब वो लोग शहर से बाहर निकले तो आसमान में हल्की हल्की रोशनी थी। आपके कुल देवता बीस्ट तो मेरी पिद्दी से भी बेहतर है, आरव ने मीरा से कहा। पिद्दी कौन? मीरा ने पूछा। हीरो हंटिंग एजेंसी की छोटी सी पार्टनर। उससे मिले हुए भी काफ़ी समय हो गया है। ऐसे कामों में मुझे उसकी बहुत याद आती है, आरव ने कहा। अच्छा, तुम उस चुटकी की बात कर रहे हो? हाँ, वो तो सच में काफ़ी टैलेंटेड है। मैजिक कोर्ट में वही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। जब शैतान नगरी के लोग तुम्हें टारगेट कर रहे थे तब मैं बिजी थी और इसीलिए मैंने हीरो हंटिंग एजेंसी की मदद ली थी। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम उनके हंटर निकलोगे और हाँ, वो तो सिर्फ बेस्ट कैंडिडेट्स ही चुनते हैं। तो फिर उन्होंने तुम्हें कैसे चुन लिया? मीरा ने कहा। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? मैं नॉर्मल थोड़ी ना हूँ, आरव ने चिढ़कर कहा। मीरा मुस्कुराती, उसकी नर्वसनेस थोड़ी कम हो गई थी। उसने दिव्य कलश की तरफ देखा, फिर पीछे मुड़कर स्वपन नगरी की तरफ देखा। मैम आप परेशान मत होइए, मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपको धवल पहाड़ की गुफाओं तक सुरक्षित ले जाऊंगा, आरव ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आरव, मीरा ने कहा। मीरा आरव के लिए बुरा महसूस कर रही थी। उसने नहीं सोचा था कि कभी ऐसा कुछ होगा। एनफोर्समेंट यूनियन ने उनके खिलाफ एक वारंट निकाला था और आरव इस सब में सिर्फ और सिर्फ मीरा की वजह से ही था। मीरा ने सोचा था कि आरव सिर्फ उसे और विराट काले सांप को धवल पहाड़ की गुफाओं तक छोड़ देगा। वो एक बाहर वाला था, लेकिन फिर भी मीरा को उस पर पूरा भरोसा था और आरव की मदद से वो अपने कबीले के गद्दार को भी चकमा दे सकती थी। लेकिन वो भूल गई थी कि राजेश को देश के दो सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन की शक्ति मिली थी और इसी वजह से आरव के पास एनफोर्समेंट यूनियन के लोगों का सामना करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। मैम मैं सच कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस मदद के बदले आप मुझे जिंदगी भर रिसोर्सेस देने का वादा कर सकती हैं, आरव ने मुंह बनाकर कहा। मीरा जानती थी कि आरव मजाक कर रहा था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि आरव इस मुसीबत में सिर्फ उसकी वजह से ही था और वो किसी तरह से उसकी इस मदद का कर्ज उतारना चाहती थी। इसलिए उसने कहा, देखो अगर सब कुछ ठीक रहा और तुम विराट काले सांप को सुरक्षित रखने में कामयाब रहे तो जरूर। आप मजाक कर रही है ना? आरव ने पूछा। मीरा ने आरव को ध्यान से देखा और बोली, मेरे पापा मुझे बहुत छोटी उम्र में छोड़कर चले गए थे। मुझे याद है उन्होंने कहा था कि वो मुझे हमेशा आसमान से देखेंगे और मेरी रक्षा करेंगे। मुझे उनकी बात तब तक समझ नहीं आई थी जब तक मैंने कुल देवता को नहीं देखा था। आरव, हो सकता है कि तुम्हें भरोसा ना हो कि कुल देवता सच में शहर की रक्षा कर रहे हैं और मैं ये भी नहीं जानती कि उन्होंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया है या फिर नहीं। कबीले के लोग तो सिर्फ पूर्वजों की सिखाई हुई बातों को मान रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि कुल देवता मेरी रक्षा करते हैं।
उन्होंने इतने सालों तक मेरी रक्षा की है और अब जब वो कमज़ोर हैं तो मैं उनकी पूरी रक्षा करना चाहती हूँ। वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं और तुम इतना बड़ा रिस्क लेकर मेरी मदद कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि इसके बदले तुम्हारा कुछ भी मांगना ज़्यादा होगा। मीरा इमोशनल हो गई थी। आरव मीरा के एक्सप्रेशन से बता पा रहा था कि विराट काला सांप उनके लिए कितना जरूरी था। एक तरह से वो मीरा की फैमिली ही तो था। आरव का भी तो कोई परिवार नहीं था, वो एक अनाथ था। सिर्फ इस दुनिया में आकर ही उसे एक माँ और बहन का प्यार मिला, जिस वजह से वो एक अनाथ होने का गम जानता था। मीरा ने तो अपने माँ और बाप दोनों को ही बचपन में खो दिया था। हाँ, उसके रिलेटिव्स अभी भी जिंदा थे, लेकिन माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता। वो विराट काला सांप मीरा के लिए उसके माँ बाप के बाद उसकी फैमिली था और वो किसी भी तरह उसकी रक्षा करना चाहती थी। धवल शहर किसी ज़माने में सिर्फ एक कनेक्टिंग स्टेशन हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे ये सारे सेफ जोन्स तक पहुंचने का ट्रांसपोर्टेशन हब बनता गया, ये एक कनेक्टिंग स्टेशन से शहर में बदल गया। ये एक ऐसा शहर था जो सेफ जोन्स की बाउंड्रीज के भी करीब था और मिलिट्री के किलों के भी। इसी कारण यहाँ सब तरह के लोग होते थे, अच्छे भी और बुरे भी। व्यापारी, हंटर्स, बैटल मैजिशियन, मैजिक एसोसिएशन के मेंबर्स, ट्रेनिंग करने वाले स्टूडेंट्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग, एनफोर्समेंट यूनियन के लोग और कुछ वांटेड क्रिमिनल्स भी। आमतौर पर धवल शहर में इतना अलर्ट नहीं होता था। ये एक ब्लैक मार्केट की तरह था जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं था। हंटर्स और मिलिट्री वाले यहाँ कई सारी चीज़ें बेचने और खरीदने आते थे। यहाँ क्या हो रहा है? ये लोग सबको चेक क्यों कर रहे हैं? आरव ने जब शहर के बाहर लोगों को लाइन में देखा तब कहा, नौजवान, शायद तुम्हें पता नहीं है, पूरे शहर में भयानक महामारी फैली हुई है। ज़्यादातर लोग शहर में क्वारंटाइन हैं, इसलिए बाहर से आने वाले लोगों को पहले चेक किया जा रहा है कि कहीं वो शहर में बीमारी तो नहीं ला रहे हैं। एक सांवले से दिखने वाले आदमी ने कहा, देखने से तो वो हंटर लग रहा था। ओह अच्छा, मुझे लगा कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, आरव ने चैन की सांस लेते हुए कहा। विराट काले सांप को ले जाकर वो लोग मंत्री राजेश के खिलाफ जा रहे थे, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं कर रहे थे, इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता था कि ये तलाशी उनके लिए ही रखवाई गई हो। इसके अलावा धवल शहर किसी के भी अंदर नहीं आता था, इसीलिए एनफोर्समेंट यूनियन को शहर के एंट्रेंस पर ही अपने गार्ड्स भेजने पड़ते। एक छोटे से चेकअप के बाद आरव और मीरा को अंदर जाने दिया गया। किसी ने भी उनकी पहचान नहीं चेक की। धवल शहर आते ही आरव और मीरा को कुछ अजीब लगा। आमतौर पर यहाँ की सड़कें दुकानदारों और स्टॉल से भरी होती थीं। यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती थी। आखिर ये जगह उन मैजिशियंस के लिए एकदम परफेक्ट थी जो यहाँ आए दिन डीमन बीस्ट का सामना करते थे और उनके हाथ कुछ ना कुछ लगता था। लेकिन आज यहाँ की सड़कें पूरी तरह से खाली थीं। ना तो कोई दुकान लगी थी और ना ही कोई दुकानदार था। कहीं कहीं कुछ दुकानें खुली थीं, लेकिन ना तो कोई उनके अंदर जा रहा था और ना ही कोई बाहर आ रहा था। मीरा और आरव सफ़र से थक गए थे और इसीलिए उन्होंने आराम करने के लिए तुरंत एक होटल ढूंढा जहां उन्हें कोई आईडी प्रूफ ना देना पड़े। वो जगह बहुत नॉर्मल लग रही थी। आरव रिसेप्शन डेस्क पर कमरों की चाबी का इंतजार कर रहा था। तभी उसने वहां खड़ी वाइट मास्क वाली रिसेप्शनिस्ट से पूछा, ये महामारी तो काफ़ी भयानक लग रही है। उस लड़की ने आरव की तरफ बहुत ध्यान से देखा लेकिन कुछ भी नहीं कहा, मानो जैसे अनजान लोगों से बात ही ना करती हो। वो बस कमरे की चाबी ही ढूंढ रही थी। वहीं एक औरत खड़ी थी जो उस जगह की मालकिन लग रही थी। जब से वो विराट काला सांप शहर में आया है तब से ही ये महामारी आई है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो कोई इल्यूशन नहीं था बल्कि असली था और हमेशा की तरह सरकार हमें कुछ भी सच नहीं बता रही है, उस औरत ने कहा। हाँ, लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि विराट काला सांप इस महामारी के लिए जिम्मेदार है? आरव ने कंफ्यूज होकर पूछा। ये महामारी एक हफ्ते पहले ही शुरू हुई है। मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि सांप जहरीले होते हैं। तुम खुद सोच कर देखो ना, इतना विशाल सांप और उसका जहर फैलकर महामारी में नहीं बदलेगा तो क्या होगा? मुझे लगता है कि सरकार को ये महामारी रोकने के लिए जल्द से जल्द उस सांप को ढूंढना चाहिए, वरना ना जाने कितने लोग इस महामारी में मर जाएंगे, उस औरत ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। माँ, आपने तो इस बारे में किसी और से भी सुना था ना? वाइट मास्क वाली लड़की ने पूछा। हाँ, और जहाँ तक मेरा मानना है कि यह सच भी है। उस सांप का एक हफ्ते पहले आना और ये महामारी का फैलना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, औरत ने कहा। आरव ने उनसे कुछ देर और बात की और फिर रूम की चाबी लेकर ऊपर चला गया। मीरा वही सीढ़ियों के पास खड़ी हुई थी क्योंकि इस वक्त वो किसी के भी सामने नहीं आना चाहती थी। आरव ऊपर गया और मीरा से बोला, मैम, आपने सुना वो लोग क्या कह रहे थे? मीरा ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया। क्या ऐसा कुछ है जो आप मुझे नहीं बता रही हैं? आरव ने मीरा का रिएक्शन देखकर पूछा। मीरा ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आरव उसकी आंखों में देखकर बता सकता था कि वो परेशान थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मीरा ने कहा। ठीक है, तो फिर अब हम दोनों आराम कर लेते हैं, वैसे भी काफ़ी थक गए हैं, आरव ने कहा। आरव ने चाबी से मीरा के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर सब कुछ चेक करने लगा। आरव, ये क्या कर रहे हो? मीरा ने पूछा। मैम, मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है।
आखिर मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, आरव ने अपने डोले दिखाते हुए कहा। उसे ऐसा करते हुए देख मीरा हंसने लगी। आरव यही तो करना चाहता था। उस विराट काले सांप को लेकर मीरा बहुत परेशान थी। मैम, अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ, आरव ने कहा। गुड नाइट आरव, मीरा ने कहा। गुड नाइट मैम। कमरे में आने के बाद मीरा ने कमरे में रखी हुई कुर्सी को बालकनी में लेके गई। इस जगह को अभी अभी रेनोवेट किया गया था और इसलिए हर रूम में एक बालकनी थी। सुबह लगभग हो चुकी थी, सूरज बस उग ही रहा था। आमतौर पर चहल पहल से भरा हुआ शहर आज एकदम शांत था। कुछ लोग सड़कों पर चल रहे थे, लेकिन उन सबके चेहरे पर मास्क थे और वो सब जल्दी जल्दी में थे। एम्बुलेंस निकल रही थी, डॉक्टर्स जल्दी जल्दी में थे। पूरा शहर डर में डूबा हुआ था। आरव, क्या तुम सो रहे हो? मीरा ने बालकनी से आरव को आवाज लगाए। नहीं मैम, जाग रहा हूँ, आरव तुरंत बेड से उठ गया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? गेट से अंदर आ जाओ, मीरा ने पैनिक होते हुए कहा। आरव बालकनी से ही मीरा की बालकनी में कूद रहा था। मैम, आपको डर नहीं लग रहा कि कोई हमारा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ जाएगा? आरव ने पूछा। हम उनसे नहीं बच सकते, मीरा ने एक गहरी सांस ली और बोली। आरव, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, मतलब इस महामारी का विराट काले सांप से कुछ तो लेना देना है, आरव ने पूछा। देखो, मैं नहीं जानती, मीरा ने कहा, लेकिन आपने तो कहा था कि इस प्रोसेस के दौरान वो जहरीला नहीं होता, आरव कंफ्यूज होकर बोला। हाँ, वो तो सच है, वो इस दौरान जहरीला नहीं होता। वो जहरीला नहीं है, फिर भी महामारी फैल रही है। कहीं आपके कबीले के मुखिया ने आपको उसे दूर ले जाने के लिए इसलिए तो नहीं कहा था कि वो इस महामारी को खत्म कर सके, आरव ने सब कुछ ध्यान रखते हुए कहा। मीरा कुछ देर तक सोचती रही और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, मैं जानती हूँ कि कुल देवता का इस महामारी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा तो आपका सोचना है ना? आरव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आरव, अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मीरा बुरी तरह से परेशान थी। मुझे लगता है कि हमें विराट काले सांप को राजेश को दे देना चाहिए। कुछ ही दिनों में लोगों की मौत होने लगेंगी। आप भी तो शहर की कंडीशन देख चुकी हैं, है ना? अगर ये महामारी सच में इतनी भयानक हुई जितनी कि लोग कह रहे हैं तो हजारों लोगों की जानें जा सकती हैं। फिर उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा?